हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की बुक का, साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के नोट्स। फ्रेंड्स, बहुत लोग जो हैं नोट्स नहीं बना पाते हैं क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक हैं, इसीलिए हमने एग्ज़ाम को देखकर आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। और ये इसकी पूरी सीरीज चलेगी, हर चैप्टर के नोट्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने सारी वीडियो देख ली हर चैप्टर की, तो आपको 95% से लाने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपने देख ली। और बहुत आसान शब्दों में ये नोट्स हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो फ्रेंड्स देखते हैं, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कोई पदार्थ है, जैसे समझा रहे हैं, जैसे कि कोई कागज़ है, कागज़ में आग लगा दी जाए, उसमें राख बन जाएगा ना, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा देखते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब कि जैसे कि अभिकारक, जैसे कोई जो भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो पदार्थ भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। और जो उनसे वो कोई नया पदार्थ बनता है, जैसे राख जो बनी है, उसे हम लोग कह देंगे उत्पाद। ठीक, आगे देखते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। बता दिया। उदाहरण देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट है, भोजन का पचना एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा देखते हैं, लोहे पे जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा, मैग्नीशियम फीते का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब देख लेते हैं आगे, रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। देख लीजिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है। यहाँ पे पहले तो देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल रखा गया, ये अभिकारक है। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये समझाने के लिए ऐसे ही है। आगे देखते हैं, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पेपर में पूछी जाती है, याद कर लेना ये अभिक्रियाएं सारी। तो फ्रेंड्स देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप नोट्स बना सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक या अभिकारक के उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान से ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा है, जैसे
ये देखो यहाँ पे दिया गया है, जैसे ये देखो यहाँ तीर से दर्शाया गया है। ये देखो ऐसे ही बताया है। रासायनिक अभिक्रिया की तुलना देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की तुलना करना, ये भी आता है आप लोगों के एग्जाम में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होगी। ठीक, अब देख लेते हैं चरण बूंद संतुलन करना। आप लोगों को चरण बाय चरण से सीख लो, ऐसे संतुलन किया जाता है अभिक्रिया को। चरण 1 में रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के 4 बॉक्स बना लीजिए। 4 बॉक्स बना लीजिए, जैसे ये बने हैं Fe F2 ऐसे बना लीजिए। उसके बाद संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, जैसे कि ये देखो। बाद में चरण 2 में क्या लिखेंगे? समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। ऐसे बॉक्स बना लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। चरण 3 में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए, जैसे यहाँ किया गया है। अब देख लेते हैं चरण 4। सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। ऐसे सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। अब चरण 5 देखते हैं। चरण 5 में अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। आप लोग ये जरूर याद रख लेना। ठोस को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। अगर जैसे अभिकारकों में प्रदर्शित करना हो तो आप लोगों को इसे प्रदर्शित। द्रव को I से, गैस को G से, जलीय विलयन को AQ से। ठीक, अब देख लेते हैं चरण 6 क्या कहता है। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेक्षक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें, जो भी बताया गया था। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देख लेते हैं, एग्जाम में आता है, ये जरूर याद कर लेना। कुछ भी ना करना, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया, संयोजन, वियोजन अभिक्रिया याद कर लेना। आता जरूर है क्योंकि हमने देखा है ना। तो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कोई 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे A+B मिलके C का उत्पाद करते हैं। जैसे कोयले का दहन करना, जैसे CO2 मिलके CO2 बनाता है। तो उदाहरण भी दिया गया है, ये देखो यहाँ पे। आप चाहे तो इनको नोट कर सकते हैं, इन उदाहरणों को। ये उदाहरण सारे दिए हैं, नोट कर सकते हैं सारे उदाहरण जितने भी दिए गए हैं।
अब उसके बाद देख लेते हैं। पहले तो हमारी ये हो गई, इसमें भी अभिक्रिया होती ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो। मतलब जैसे जब दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकले, उसे क्या कहेंगे? ऊष्मीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन होना सांस एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सांस लेना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देख लेते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एक संयोजन अभिक्रिया। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। मतलब संयोजन अभिक्रिया का उल्टा इसमें एकल अभिकारक, एक अभिकारक होता है, वो टूटकर दो उत्पाद बनाता है। इसमें ऊष्मीय वियोजन द्वारा किया गया है। उदाहरण भी दिए गए हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखते हैं विद्युत नियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला नियोजन। मतलब आप विद्युत की सहायता से कोई भी अभिक्रिया करते हैं तो विद्युत नियोजन कहलाता है। जैसे कि ये उदाहरण दिया गया विद्युत धारा से। प्रकाशीय नियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला नियोजन क्या कहलाता? प्रकाशीय नियोजन। तो देखते हैं, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए पूछ लेगा। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सा अभिक्रिया का मतलब वो होता है, तो आप बता सकते हैं। आगे देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी एग्जाम में पूछा गया था अगली बार। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इसमें जो है ऊष्मा की आवश्यकता होती है तभी। विस्थापन अभिक्रिया देखते हैं, तीसरी हमारी है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितनी भी अभिक्रिया हैं आप लोग नोट कर लीजिए, उन्हें याद करते रहिए, रोज रिवीजन करते रहिए, याद हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब कि जो ज़्यादा अभिक्रिया वाला तत्व होगा वो जो कम अभिक्रिया वाला तत्व होगा उसको हटा के वो स्थापित कर देगा, अपना वो विस्थापन कर देगा, यौगिक को उसको हटा देगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल भी है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो सकता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, याद रख लेना, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है।
अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जो भी आपको दिया गया है ये देखो, ये आप लोग अपने हिसाब से वो कर लेना। उपचयन एवं अपचयन, ये भी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मतलब कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास अपचयन, और उपचयन उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। उल्टा है, उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा। एक पढ़ लीजिए, दोनों समझ जाइए। अब देख लेते हैं अपचयन। अपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अभी बताया ना, ये पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा सब। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, वही अभी जो बताया। ये देखो समझ लीजिए, उपचयन यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, अपचयन यहाँ ऑक्सीजन की ह्रास हुआ है। तो आगे देखते हैं अब। इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, जैसे कि ऊपर दिया गया है ना, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अपचयन भी हो उपचयन भी हो, दोनों अभिक्रिया हो तो उसे रेडॉक्स कहते हैं। अब देख लेते हैं दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। दैनिक जीवन में देख लिया, देखते हैं संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे वस्तु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। संक्षारित कहते हैं, मतलब संक्षारित मतलब आप लोगों की भाषा में बता दें, जैसे कि जंग लगना, मूर्छा, आप लोगों को पता होगा जैसे लोहे में मूर्छा लगना, इसी को संक्षारण कहते हैं। आगे देखते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण। सेप विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से वस्तुओं को बचाया जा सकता है। मतलब कि पेंट करके बचा सकते हैं, तेल से बचा सकते हैं। विकृतगंधिता आप लोगों के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, संक्षारण और विकृतगंधिता भी पूछ लेता है। तो देखते हैं विकृतगंधिता क्या होता है।
व्यायुक्त और विकृतगंधता। व्यायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृतगंधता कहते हैं। मतलब कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि चिप्स खाते होंगे, चिप्स कटोरी में जो गैस भरी होती है, अगर वो गैस निकल जाए तो वो सरदा जाएंगे, जैसे आप लोग कहते हैं, ठीक। हाँ, वैसे ही विकृतगंधता होता है। जैसे कि कोई चिप्स विप्स को अगर आपने थोड़ा भी काट दिया तो दूसरे दिन देखोगे मिहा जाती है, तो वो गैस जो निकल जाती है ना, इसी वजह से। तो इसको रोकने के लिए देख लेते हैं, इसको रोकने के उपाय। प्रतिऑक्सीकरण का उपयोग करें। मतलब जो उसमें गैस होती है वही बता रहा। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, वायु वाले बर्तन में, वायु रोधी मतलब जो वायु का रोध करता हो, मतलब वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, मतलब जहाँ वायु हो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस को रखकर शीतलन द्वारा भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, वो भी अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जिसको नोट्स नहीं बनाना आता हो तो बहुत अच्छे नोट्स हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने इतने नोट्स को देख लिया ना, याद कर लिया, रिवीजन करते रहिए और आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। 95% तो आ ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। सेकंड चैप्टर इसका जो है साइंस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।